हेलो स्टूडेंट्स, एबी की कक्षा में आपका स्वागत है और मैं हूं अनु बंसल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और उसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ किसने दिया था? ओम्स लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने इन 1827। और क्या बताया उसने इसमें बताया द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या स्टेट करता है हमारा ओम्स लॉ? इट स्टेट्स दैट current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Means I is directly proportional to V. Okay, so we can say V is directly proportional to I. कैसे कि जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे, या फिर जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ेगा। देखिए कैसे, कि मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, फाइन। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेंटेन किया है। जैसे यहाँ पे लिया हमने 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे है हमारा 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके? नेगेटिवली चार्ज्ड, तो वो किधर जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो देन दे विल फ्लो लाइक दिस एंड यू नो द करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस विल बी द करंट, राइट स्टूडेंट्स। तो जितना लेट अज्यूम कि मान लिया हमने हमारा करंट है 1 एम्पियर, ओनली सपोज, फाइन। नाउ अगर हम अपना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इंक्रीज कर दें, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दें, तो ये लीजिए हमने यहाँ पे अपना इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 20 वोल्ट, और इधर मान लिया वही हमारा 0। तो कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस आपका? पहले से 10 इंक्रीज हो गया, 20 वोल्ट हो गया। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा मीन्स मोर विल बी द पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो देन मोर विल बी द करंट। सो करंट विल बी 2 एम्पियर, फाइन। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है वैसे वैसे हमारा करंट भी इंक्रीज हुआ है। तो एक ग्राफ अगर हम प्लॉट करें पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में, मान लीजिए ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिया अलोंग वाई एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक करंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो देन द ग्राफ विल बी द स्ट्रेट लाइन from the origin and this slope will tell you about the resistance. अब ये रेजिस्टेंस कैसे आया? ये हमने लिखा कि V is directly proportional to I। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो इसकी जगह एक हम कांस्टेंट लगाएंगे R। This proportionality constant is called the resistance,
दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इस ग्राफ में जो हमारा स्लोप है वो क्या बताएगा, रेजिस्टेंस मींस V अपॉन I। ठीक है, जैसे अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 10 वोल्ट मान लीजिए, तो हमारा ग्राफ ये आया, करंट क्या आया 1 एम्पियर। जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 20 वोल्ट, तो तब हमारा करंट क्या हो गया, इंक्रीज मीन्स, और ये हमारा मान लीजिए क्या है, स्लोप का एंगल क्या है थीटा, तो हो जाएगा ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 एंड दिस इज योर v2, क्योंकि ये y क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 बाय i2 माइनस I1 and that is also equal to resistance. Fine students, तो these are the directly proportional। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे हमने लिखा V is directly proportional to I, then V is equal to IR। ये हमने हटाया प्रोपोर्शनलिटी साइन और यहाँ पे लगाया हमने इसकी जगह कांस्टेंट R, और ये था हमारा रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, देन R इज इक्वल टू V अपॉन I, बट दिस पॉसिबल ओनली व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। मीन्स जो आपका है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब वो कब पॉसिबल है कि जो आपके टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो क्या आ गया आपका R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ओके, दिस ओनली डिपेंड्स अपॉन द करंट, मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा V कांस्टेंट हो जाता है तो क्या हो जाता है 1 अपॉन I, मीन्स अगर आपका करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज, और अगर आपका करंट डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। ठीक है, तो अब हम इसकी यूनिट्स के रेजिस्टेंस हमें पता चल गया कि क्या होता है। एक्चुअल में जो आपका रेजिस्टेंस है दैट इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट। कैसे, कोज ऑफ द रेजिस्टेंस, अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है रेजिस्टेंस। कोज ऑफ रेजिस्टेंस, हमने क्या बोला कि रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे कि जैसे एक कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही आप उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जब स्टार्ट होती है तो कंडक्टर के भी अपने क्या होते हैं एटम्स और आयंस, तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को अपोज करने लगते हैं। ठीक है, अपोज होते हैं, कोलिजन्स होता है आपस में, तो जिससे क्या कि उनका जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो अपोज होगा, और जो दैट इज द रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो जैसे ये हो गया आपका कोज ऑफ रेजिस्टेंस। तो अभी हम इसकी यूनिट पढ़ेंगे, क्या होती है यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एंड दिस इज द साइन, है ना थोड़ा अजीब, तो ये क्या है हमारा ओम। कैसे, ये देखिए R इज इक्वल टू V अपॉन I, और क्या होती है इसकी यूनिट ओम, और हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की क्या यूनिट होती है वोल्ट, और करंट की भी आपको पता है करंट क्या होता है एम्पियर।
तो वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है आपका? ओम। और अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए 1 वोल्ट, ओके, और आपका करंट हो जाए 1 एम्पियर, देन क्या होगा स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 1 ओम। Then how will you define 1 ohm resistance? 1 ohm resistance will be the when 1 volt potential difference is maintained across a conductor in which only 1 ampere current flows. Then the resistance will be 1 ohm there. Okay students? तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स को? तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स रहते हैं कि जिन पे रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। फाइन। तो सबसे पहला होता है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कैसे? कि लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मीन्स कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इफ लेंथ इज डबल, रेजिस्टेंस विल बी डबल। फाइन। जैसे अगर हमने एक वायर ली, एक कॉपर वायर ली या जो भी वायर ली, अगर उसकी लेंथ L है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R। और अगर हमने उसकी लेंथ डबल कर दी देन रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड। फाइन। और सेकंड होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब इस केस में आपका रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फाइन स्टूडेंट्स। एंड थर्ड विल बी द नेचर ऑफ द मटेरियल। जो आपका रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी बहुत डिपेंड करता है। कि मान लो अगर कोई वायर है जिनकी लेंथ सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन अगर उनका मटेरियल डिफरेंट है देन रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। जैसे जो आपकी निक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस आपके कॉपर वायर से बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग हो गया। निक्रोम क्या है आपका? एक अलॉय है, और कॉपर क्या है? मेटल है। तो दोनों का क्या रहेगा? रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। एंड फोर्थ पॉइंट्स विल बी द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो वैसे आपके रेजिस्टेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये थे आपके फैक्टर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस विल। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि लेंथ पे, क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। मींस हमने देखा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ओके, देन कंबाइन करें अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को तो क्या बनेगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A। और तो अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटा दें तो इसकी जगह हम लगाएंगे एक कांस्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी कांस्टेंट L/A। फाइन स्टूडेंट्स। तो रेजिस्टिविटी हमारा क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी को रखिए इधर और इसको R क्या हो जाएगा? ये आपका R इंटू A/L। अब R की यूनिट आपको क्या बताई थी? ओम। और ये क्या हो जाता है आपका? एरिया। ऑल यू नो, मीटर स्क्वेयर। एंड लेंथ इज मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचा आपका रेजिस्टिविटी की यूनिट? ओम मीटर।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एट द एंड मैं यही कहूँगी स्टूडेंट्स कि आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, इसके नोट्स बनाइए, उसे रिवाइज करिए, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे। क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे मैंने पढ़ाए हैं और उन्होंने ये मटेरियल लिया है तो बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने किया है, अबाउट 97 98। तो आप लोग भी पढ़िए और इससे अपना बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।